नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे ईशांत के माँ बाप उसे बहुत कॉल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि जो स्नेहा कह रही है वो सच है या झूठ। वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे। तभी वो बस अपने बेटे को कॉल करते हैं, लेकिन ईशांत अपने काम में बिज़ी होने की वजह से वो कॉल नहीं देखता और ना ही मैसेजेस देखता है। उसी वक्त उसका दोस्त भी आता है जो घायल अवस्था में रहता है, यानी कि वीरेंद्र आता है। उसकी मलहम पट्टी वो कर देता है और उसी दौरान वो उसका फ़ोन ले करके सारे मैसेजेस और कॉल हिस्ट्रीज डिलीट कर देता है और फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है ताकि कुछ भी ना मिले, और मैसेजेस ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उनके कोई भी मैसेजेस नहीं पहुंचते ईशान तक। और इधर वो परेशान होते हैं स्नेहा को लेकर के। उसके दादा दादी को इस तरह परेशान देख स्नेहा समझ जाती है कि उन्हें मेरी बात पे पूरी तरीके से यकीन नहीं हुआ है। इसलिए स्नेहा कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर में बहुत सारे माइक और कैमरे लगे हुए हैं। जिसको सुन करके स्नेहा के दादा और दादी दोनों ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो? घर पे ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती है? मान लेते हैं कि कैमरा हो सकता है क्योंकि बाहर में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन घर के अंदर ऐसे कैमरे होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। घर में हम 3 ही लोग तो रहते हैं। जिस पर स्नेहा कहती है, दादाजी ये कैमरे आपने नहीं या पापा ने नहीं लगाए हैं, ये कैमरे वीरेंद्र अंकल ने लगाए हैं। क्या? वीरेंद्र ऐसा क्यों करेगा? मुझ पे नज़र रखने के लिए। तुम पे नज़र क्यों रखना चाहेगा वीरेंद्र? और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो वीरेंद्र अंकल के बारे में? तुम्हें पता है ना, वो माँ, तुम्हारे मम्मी पापा और वो तीनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मैंने आपको तो खुद ही बताया कि वो उन सब के बीच का रिश्ता क्या है क्या नहीं। हाँ, लेकिन मैं इस बात को कैसे मानूँ बेटा? वो तुरंत जा कर के माइक्रोफोन और कैमरे सब निकाल करके ला करके दे देती है अपने दादा दादी के हाथ में। उसे देख करके वो हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये कौन सी चीज़ कहाँ थी? जिस पर वो कहती है कि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ घर पे क्या क्या हुआ है अब तक। क्या मतलब? मैंने आपकी यादें देखी है बेटा। तुम कब से यही कह रही हो? हमें तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। जिस पर स्नेहा कहती है, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ दादी। क्या मतलब? वो तुरंत एक चेयर को अपनी आँखों के ज़रिए हिप्नोटाइज और एनर्जी से उठाती है और उसे नीचे रख देती है और दादी को कहती है, आप बैठिए। जिस पर उसकी दादी हैरान होती है और कहती है, तुमने ये कैसे किया? तुमने चेयर को वहाँ से यहाँ उठा करके कैसे लेकर आई? उसने कहा, स्नेहा ने, कि मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जब मैं माँ के पेट में थी तो वीरेंद्र अंकल ने माँ को कुछ इंजेक्शन्स लगाए और उसके बाद मैं अचानक से मेरी दिमागी क्षमता बढ़ गई और मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैं बस इतना जानती हूँ कि ऐसा मैं जब माँ के पेट में थी तभी हुआ, और उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो उसके बाद माँ कमज़ोर ज़रूर हुई थी, लेकिन माँ को बचाया जा सकता था। लेकिन वीरेंद्र अंकल ने माँ को मरता हुआ छोड़ दिया क्योंकि वो माँ से प्यार करते थे, पर माँ ने कभी उनसे प्यार नहीं किया। इसलिए देखो बेटा, तुम अभी छोटी हो, ये सब तुम्हें नहीं समझ आएगा। तुम अभी 10 ही साल की हो। तुम ऐसी बातें मत करो। मैं 10 साल की ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपसे ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि मैं आप सबका दिमाग पढ़ सकती हूँ। तुम ऐसी बातें कैसे कर रही हो मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा। तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है। हाँ, मुझे पता है आपको डर लग रहा है, और मुझे ये भी पता है कि आप दोनों ही मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, और मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कहूँ आपसे, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझसे डर रहे हैं।
मुझसे मत डरिए, आप मेरे दादा दादी हैं, मैं आपको कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। स्नेहा ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, दादी, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या हुआ, पर इतना पता है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब वीरेंद्र अंकल ने किया है। उन्होंने ही सब कुछ किया है। उन्होंने ही सब जगह माइक लगाए, कैमरे लगाए, ताकि वो मुझ पे नज़र रख सके बचपन से ही, ताकि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ उन्हें पता चलता रहे। उन्हें सब पता है मेरे बारे में। अगर यकीन ना हो तो उनसे जाकर पूछिए, वो सब जानते हैं। और उन्होंने अभी अभी मेरा गला दबाया। देखिए दादी, ये तो बस। जिस पर उसके दादा कहते हैं, क्या उसने सच में तेरा गला दबाया था? हाँ दादाजी, उन्होंने मेरा गला कस के दबाया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बनाया है। क्या? आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? मुझे यकीन है मेरी बच्ची, तो आराम कर अपने कमरे में आराम से। दादा, आप सच में मुझ पे यकीन कर रहे हैं ना? हाँ, तू आराम कर। तू अगर मेरा दिमाग पढ़ सकती है तो तुझे पता भी चलना चाहिए। मुझे पता है, इसलिए मैं दादू आपसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, प्लीज़ पापा को बुलाइए ना। मुझे उन्हें मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है। उनसे कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि गलती मेरी नहीं थी। वीरेंद्र अंकल ने माँ को मार दिया, मेरी गलती नहीं थी। हाँ ठीक है, मैं उन्हें उसे बताऊँगा, तू बस आराम कर। सुनो, पोती का ख्याल रखना, मैं अपने बेटे से मिल के आता हूँ। जिस पर वो चले जाते हैं अपने बेटे के लैब में। जब वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं तभी वीरेंद्र को इस सब के बारे में पता चल चुका होता है और वीरेंद्र तुरंत आ करके उनका एक्सीडेंट करवा देता है, जिसकी वजह से उन्हें गहरी चोट लग जाती है और वो पूरी तरीके से मेंटली डिसेबल हो जाते हैं। और ये एक्सीडेंट की न्यूज़ जब ईशांत को मिलती है तो ईशांत शॉक्ड में चला जाता है और कहता है कि ये सब कैसे हुआ, अपनी माँ से पूछता है। तो उसकी माँ कहती है कि ईशांत, स्नेहा के बारे में तेरे दादा कुछ बताने आ रहे थे। वो उसी टाइम पे वीरेंद्र आ जाता है और कहता है, अरे वो स्नेहा के बारे में कुछ बताना चाहते थे, मैं बता रहा हूँ ना। आप आराम कीजिए माँ जी, आप अपने पति का ध्यान रखें। दादू बहुत बीमार है ना, आपको उन्हें देखना चाहिए और मैं आपके बेटे को देख लूँगा, उसे सब बताऊँगा। वो समझ जाती है और फिर वो ईशांत को वहाँ छोड़ अपने हस्बैंड के पास चली जाती है और कहती है, अब हम क्या करें? वो हमारी बेटी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। स्नेहा को उससे मिलने नहीं देगा वो। हम क्या करें? उसने आपका एक्सीडेंट करवा दिया, अब हम कैसे उसे सच बताएं? जिस पर उसके दादा अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके हाथ पे हाथ रख उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं फिज़िकली और ना ही मेंटली। पूरी तरीके से उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो आधे पैरालिसिस हो चुके होते हैं, उनके शब्द मुंह से नहीं निकल रहे होते हैं। उनकी वाइफ ही उनकी देख रेख कर रही ने लगती है। वक्त गुजरता जाता है। ईशांत घर कभी नहीं आता है और आता भी है तो स्नेहा से मिलने के बजाय वो सीधा अपने माँ बाप को देखता है। उसकी माँ कई बार बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो हर बार नाकाम हो जाती है, क्योंकि हर बार जब भी ईशांत आता है तो ईशांत के साथ
वीरेंद्र भी आता है और वीरेंद्र हमेशा उसकी माँ को ऐसी नज़रों से देखता है जिसकी वजह से वो डर कर कुछ नहीं कहती। और जब भी वीरेंद्र ईशांत के साथ आता है तो वो पहले ही सहम जाती है और उसके जाते ही वीरेंद्र थोड़ी देर रुकने का बहाना करता है। ईशांत जब कार में जाता है तो वीरेंद्र आकर के उससे कहता है कि मैं 1 सेकंड में आया, घर में चाबी छूट गई है। अच्छा, फिर वीरेंद्र हर बार जब भी आता है तब एक ही बात कहता है, जो हाल आपके पति का हुआ है वही हाल आपके बेटे का भी हो जाएगा। आप चाहती हैं क्या ऐसा कुछ हो? अगर ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं तो अपना मुंह बंद रखें और बेहतर होगा कि अपने पति पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा और इस नेहा का तो ध्यान रखने वाला कोई होगा ही नहीं। तो सोचिए, अगर इस नेहा का ध्यान रखने वाला कोई होगा ही नहीं तो क्या होगा इस नेहा का, क्योंकि उसका पिता तो उसे देख ही नहीं सकता और उसके दादा दादी रहेंगे नहीं तो उसका क्या होगा। बेहतर होगा कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दे। और स्नेहा के पास फिर जाकर कहता है कि अगर तुम्हारे दादा को देखकर तुम्हें समझ आ गया है तो तुम्हें अपने पिता के बारे में भी सोचना चाहिए और अपने शब्दों पे काबू रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने अपने मुंह को खोला और इस मुंह से कुछ भी ऐसा वैसा शब्द निकला तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता को भी तुम्हारे दादा जैसा सबक मिल जाएगा। क्यों, तुम ऐसा कुछ चाहती हो क्या? वो वीरेंद्र का सर फिर से रीड करने लगती है और उसे काबू करने की कोशिश करती है, जिस पर वीरेंद्र उसके आंखों के सामने एक सफ़ेद कपड़ा रख देता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की, मेरे दिमाग के साथ छेड़छाड़, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे पिता के साथ क्या कुछ नहीं कर लूँगा, क्योंकि तुम मेरा दिमाग पढ़ सकती हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। जिस पर ईशांत फिर आवाज़ देता है बाहर से, अरे यार कहाँ रह गया, चल। स्नेहा बस अपने अंकल को देखती है और खामोश रहती है। उसके जाने के बाद वो अपने दादा और दादी के पास आती है और कहती है, क्या हम पापा को कभी कुछ नहीं बता पाएंगे? क्या वो कभी नहीं जान पाएंगे? जिस पर उसकी दादी कहती है, बेटी हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए, न तेरी माँ के लिए न तेरे लिए। और अब हमें लगता है कि तेरे लिए बस एक ही रास्ता है, तू जल्दी से बड़ी हो जा। जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो तू इस घर से भाग जाना। पर उससे पहले तो वीरेंद्र अंकल मुझे यहाँ से ले जाएंगे। ये तू क्या कह रही है? मैं सही कह रही हूँ दादी। मैंने उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की पर पूरी तरीके से तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन मुझे इतना लगा कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मुझे नहीं बस समझ आ रहा है, इसलिए मुझे उन्हें रोकना होगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं दादी यहाँ से चली जाऊँ। पर तू जाएगी कहाँ? मैं नानू के घर चली जाऊँ? हाँ ये सही है, तू अपने नाना नानी के घर चली जा। मैं कल ही कार बुक कर देती हूँ। नहीं दादी, अगर मैं घर से बाहर गई तो वीरेंद्र अंकल को पता चल जाएगा। तो तू कैसे जाएगी? दादी आप चिंता मत करो, मैंने बस आपको ये कह रही हूँ कि मैं वहाँ जाने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मैं जाऊँगी कैसे ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। बस आप इतना यकीन रखिए कि आप बस दादाजी का ध्यान रखिएगा
बाकी मैं सब संभाल लूँगी। बेटी, मुझे यकीन है तू अपना ख्याल रख लेगी, लेकिन तेरे पापा का, मुझे लगता है कि पापा को अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसा वीरेंद्र अंकल चाहते हैं हमें बस वैसा ही करना होगा। लेकिन मैं इस घर से जल्दी ही चली जाऊंगी। ये बात मैं वीरेंद्र अंकल को खुद बताऊंगी, ताकि वो चाह करके भी मुझ तक ना पहुंच पाए। हालांकि वीरेंद्र ये सब सुन रहा होता है, क्योंकि उसने पहले ही घर में माइक लगा रखा था, तो इस वजह से उसे सब सुनाई दे रहा होता है। और ये बात स्नेहा भी जानती थी, इसलिए स्नेहा अपने दादाजी को रिटर्न में लिख कर देती थी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, और किस तरह की बातें करनी है। वो दोनों ही इस तरह से रिटर्न में लिखकर प्लान बनाती हैं और ईशांत को बताने की कोशिश करती हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। हालांकि ईशांत को तब पता चलता जब ईशांत घर आता, लेकिन ईशांत घर आ ही नहीं रहा था। इसलिए उसकी माँ बहाने से उसे मैसेज करती है और कहती है तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए घर जल्दी आ जाना। 1 हफ्ते बाद ईशांत घर आता है, और जब वो घर आता है तब दरवाजे पे एक नोट लिखा होता है, जिस पर लिखा होता है कि घर में कैमरे और माइक लगे हुए हैं, इसलिए बात करते वक्त सोच समझ कर बात कीजिएगा। फिर ये पढ़ने के बाद वो समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है घर पे। वो आवाज़ देने लगता है, माँ माँ, पापा, माँ, माँ कहाँ हो, माँ। फिर एक नोट फिर दीवार पे चिपका हुआ मिलता है। उस नोट पे लिखा होता है कि ऐसी शोर मचाना बंद कीजिए, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने शब्दों पे ध्यान दें और फिक्र ज़्यादा गहराई से दिखाएं। ये पढ़कर ईशांत हंसने लगता है और फिर वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए वो अपने पिता के कमरे में पहुंचता है। वहाँ पे उसके पिता के हाथ के नीचे एक और पेपर रहता है, जिस पर लिखा रहता है कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारी पत्नी को मार दिया गया है। ये पढ़कर तो ईशांत एकदम से हैरान होता है और कहता है, कौन है जिसकी वजह से मेरे पिता की इतनी तबीयत बिगड़ी है। फिर स्नेहा आती है और फिर लेटर देती है, और उस लेटर में वो सब कुछ लिखा होता है जो कुछ हुआ होता है, और उस लेटर को वो पढ़ने लगता है। उस लेटर में लिखा होता है स्नेहा ने कि वो तीनों जब कॉलेज में थे तभी वीरेंद्र ने उसकी माँ इंद्रानी को प्रपोज़ करता है, जिस पर इंद्रानी उसे मना करती है और कहती है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी, मैं ईशांत से प्यार करती हूँ। हम दोनों स्कूल लाइफ से एक दूसरे के साथ रहे हैं और मुझे उससे प्यार है। जिस पर वीरेंद्र कहता है कि क्या हुआ, वो तो तुम्हें उतना पसंद भी नहीं करता। जिस पर इंद्रानी कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो मुझे पसंद करता है, और अगर वो नहीं भी करता है तो भी मैं उससे प्यार करती हूँ, और मैं उसका इंतज़ार करूँगी जब तक कि वो हाँ नहीं कह देता। और तुम्हारी बात रही तो मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं। तुम लड़कियों के साथ सो तो सकते हो, पर उसके साथ चल नहीं सकते। तुम्हें रिश्ता निभाना नहीं आता, और मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो सोना तो जानते हैं पर निभाना नहीं जानते। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे पसंद नहीं है ऐसे लोग जो रिश्ता निभाने के नाम पे दिखावा करते हैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम्हें अपने लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर मिल जाएगी जो तुम्हारी जैसी सोच रखती हो। थैंक यू वेरी मच इस कहानी